एंड वेलकम टू द सिनेमा माइंड। क्लास ऑफ 83 14 अगस्त को इस फिल्म को रिलीज किया गया नेटफ्लिक्स पर। बॉबी देओल जो है वो लीड रोल में है एज ए डीन विजय सिंह। अतुल सब्रवाल ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया है। अभिजीत देशपांडे ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है और ये रेड चिलीज के प्रोडक्शन हाउस में बनी फिल्म है। ये क्राइम ड्रामा है और 1981 से लेकर 1990 तक का पीरियड इस फिल्म ने कवर किया है। हुसैन जैदी की एक बुक पर यह आधारित लूजली बेस्ड है। पूरी तरह से उन्होंने स्टोरी को नहीं उठाया है, कुछ नाम चेंज किए हैं, कुछ इंसिडेंट चेंज किए होंगे, लेकिन ये एक बुक पर आधारित है। बुक का नाम है द क्लास ऑफ 83, जो मैंने जैसे बताया हुसैन जैदी ने लिखी हुई फिल्म बुक है। ये पीरियड जो कवर किया है ये 81 से लेकर 1990 तक का पीरियड कवर किया है। बैकड्रॉप बहुत ही रियलिस्टिक है। जैसे पंजाब में जो इंसर्जेंसी हुई थी खालिस्तान को लेकर, वो भी बैकड्रॉप में दिखाया है, सुनवाया गया है। और मुंबई में जो कॉटन मिल्स की हालत थी, एक के बाद एक बंद हो रही थी और उसके चलते 2-2.5 लाख लोगों के जॉब चले गए थे और उनके बच्चे क्राइम वर्ल्ड में एंट्री कर चुके थे। और उसी के दरमियान गैंगस्टर्स अंडरवर्ल्ड भी बहुत फल फूल रहा था। मतलब पूरी तरह से प्लेग हो चुका था मुंबई शहर को इन अंडरवर्ल्ड गैंग्स की वजह से। ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा था उस वक्त और मेन गैंग था, मतलब फिल्म के हिसाब से उमर कालसेकर नाम की गैंग थी, वो बहुत बड़ी गैंग थी। इस तरह से दिखाया, पूरा फोकस अंडरवर्ल्ड पर है। और ये जो मेन लीड रोल में बॉबी देओल है, उनकी अभी पनिशमेंट पोस्टिंग हुई है नासिक के एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में, वहां पे वो डीन है। तो उनका एक अधूरा सपना है कि उमर कालसेकर को पकड़ना और उसकी गैंग का खात्मा करना, लेकिन वो हो नहीं पाया। एक ऐसा हादसा हो जाता है कि बहुत सारे पुलिस वाले मर जाते हैं और वो गैंगस्टर कालसेकर भी भाग जाता है। और एक पर्सनल लॉस भी बॉबी देओल का, विजय सिंह का होता है। उसकी बीवी भी गुजर जाती है एक एलिमेंट की डिसीज के चलते। तो उस सारी घटनाओं से वो बहुत डिप्रेस हो चुका है, उदास रहता है और उसी ट्रेजेडी के चलते, उस मतलब फेल्ड जो एनकाउंटर था, फेल्ड जो ऑपरेशन उमर कालसेकर को पकड़ने का, उसमें वो फेल हो जाता है और उसकी वजह से उसे पनिशमेंट पोस्टिंग मिलती है। इस तरह से दिखाया है। सीएम पाटकर नाम का एक सीएम उस वक्त दिखाया है। अनूप सोनी ने ये रोल प्ले किया है। तो उस अधूरे सपने को पूरा करने के लिए वो 5 लोगों को चूज करता है उस ट्रेनिंग सेंटर में। सुरवे, जाधव, असलम खान, वर्दे, शुक्ला, ऐसे 5 लोग हैं जो रिबिलियस नेचर के, क्रांतिकारी नेचर के हैं। अपने उसूलों पे चलेंगे, अपने शर्तों पे चलेंगे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पुलिस वाले बनते हैं नहीं बनते हैं। थोड़े मिशीवस नेचर के, नॉटी नेचर के ये 5 लोग हैं। लेकिन उनमें वो कुछ अलग देखता है कि ये लोग शायद सिस्टम के आगे झुकेंगे नहीं और उन गैंग्स का सफाया करेंगे मुंबई में। तो वो उन्हें ट्रेनिंग भी देता है और कुछ चीज़ें सिखाता है जो उन्हें काम में आए फील्ड में। बाद में वो मुंबई में जाके पुलिस फोर्स ज्वाइन करते हैं, सब इंस्पेक्टर्स बनते हैं। तो ये स्टोरी है कि ये बाद में ये 5 लोग उस कालसेकर को ख़त्म कर पाते हैं, उन गैंग्स का सफाया कर पाते हैं या नहीं, या फिर खुद ही करप्शन के दलदल में फंस जाता है। इस तरह की ये स्टोरी है। परफॉर्मेंस वाइज सबका परफॉर्मेंस बेटर है। बॉबी देओल लाइक नेवर बिफोर, इस तरह के बॉबी देओल मैंने कभी देखा नहीं है। अलग अलग छटाएं हैं उसके अभिनय की, उसकी एक्टिंग की, अलग अलग रस हमें देखने को मिलता है। और बिना डायलॉग्स के भी सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए वो जो कहना चाहता है वो क्लियरली हमारे पास पहुंच जाता है। इस तरह की एक्टिंग की है। अपने हर एक चीज़ पर बॉबी देओल ने काम किया है और उससे उसका कास्टिंग बहुत परफेक्ट है। 5 जो कैंडिडेट्स है जो सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं, उनके बारे में ये ज़्यादा फिल्म है। उनका एक यंग, मतलब जो बचपना जो होता है, उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है बॉडी का लेकर या सोचने का लेकर, बोलने का लेकर, वो कमाल का है। जब वो ट्रेनिंग सेंटर में होते हैं तब वो कैसे होते हैं, और जब वो इंस्पेक्टर बन जाते हैं, 4-5 साल निकल जाते हैं, तब उनमें क्या बदलाव आते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से दिखाए हैं। वहाँ कहीं पे भी चूक नहीं हुई है। स्क्रिप्ट बहुत ग्रिपिंग है। 1.5 घंटे की तो फिल्म है, कहीं पे भी हमें बोर होने का मौका नहीं देती। और स्पेशली कास्टिंग के मामले में मैं सिर्फ एक ही कास्टिंग के बारे में बहुत मुझे क्रिटिसाइज करता हूँ मैं उस कास्टिंग के मामले में, कि अनूप सोनी का कास्टिंग किया है एज ए सीएम पाटकर, जो बीच बीच में मराठी बोलता है, लेकिन गलत एक्सेंट में और गलत मराठी बोलता है। 1-2 डायलॉग्स उसको मराठी में दिए गए हैं।
आपको ऐसे बहुत सारे मराठी एक्टर्स मिल जाएंगे जो हिंदी भी अच्छा बोल लेते हैं और मराठी तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे किसी को अगर वो कास्ट करते कि जो ऑथेंटिक मराठी बोलता, क्योंकि महाराष्ट्र का सीएम है और वो ही अगर गलत मराठी में बोलकर एड्रेस कर रहा है अपनी लोगों को, तो वो ऑथेंटिक नहीं लगता। मेरा ये नहीं मानना कि अनूप सोनी ने एक्टिंग नहीं अच्छी की, जहाँ तक वो हिंदी बोलता है और जहाँ तक उसने एक्टिंग की वो ठीक है, लेकिन उसकी जगह पर किसी मराठी एक्टर को लेते हैं तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक होता है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी डायरेक्टर का कॉल था वो। बाकी फिल्म बेहतरीन बनी है, बहुत सारे मेटाफोर का इस्तेमाल किया गया है। एक तो मेटाफोर है इंटरवल के वक्त है शायद वो, कि पॉटहोल पर वो जो ढक्कन होता है गटर के ऊपर, ड्रेनेज के ऊपर जो पॉटहोल पर वो ढक्कन होता है, इसमें लिखा है बॉम्बे 1986। मतलब बॉम्बे की पुलिस उस वक्त बहुत करप्शन में चल रही थी, जैसे कि अलग अलग गैंग से पैसा लो और दूसरी गैंग्स के लोगों को मारो, और पुलिस वालों में उस वक्त रेस लगी थी कि कौन कितने गैंगस्टर्स मार पाए। इसने 70 मारे, इसने 60 मारे, और ऊपर से कंपटीशन की किसकी फोटो आएंगी पेपर में, और इसका असर उनकी बीवियों पे भी पड़ता था। मतलब एक शुक्ला नाम का कैरेक्टर जो है, उसकी बीवी पर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट था कि मेरे पति का किस तरह से फोटो आना चाहिए, किस तरह से लिखा जाना चाहिए, और वो फिर अगर उस तरह से नहीं होता तो वो नाराज़ हो जाएगी अपने पति पर। ऐसे एक सीन है उसमें कि किस तरह से वो इंटिमिडेट भी करते थे पेपर वालों पर कि किस तरह से फोटो आने चाहिए, कितने एनकाउंटर किए, उसका नंबर भी परफेक्ट आना चाहिए, और उसका इम्पैक्ट उनकी बीवी पर। और ये रियल में हुआ है, मतलब बुक पर लिखा गया है तो होगा रियल ही। तो एक लत लगी थी इन लोगों को, एक कंपटीशन चल रही थी कि कौन कितने आदमी मारेगा। इसी के चलते इन लोगों ने कुछ मासूम लोगों को भी मार दिया था और बहुत करप्शन में गए थे। बहुत सारा पैसा उस वक्त की मुंबई पुलिस ने कमाया था 1986 के दरमियान, इसलिए वो मेटाफोर उन्होंने दिखाया है। फोटोग्राफी जो है वो बहुत बेहतरीन है और एक विंटेज फिल्टर देने की कोशिश की है मुंबई को, उस पीरियड का दिखाने के लिए एक विंटेज फिल्टर और थोड़ा सा येलोइश फिल्टर का भी इस्तेमाल किया है। वीएफएक्स ज़बरदस्त है, विजुअल स्पेशल इफेक्ट्स जो हम कहते हैं वो बहुत ज़बरदस्त है, ऑथेंटिक लगते हैं, रियल लगते हैं। अब रेड चिलीज के प्रोडक्शन हाउस में है तो रेड चिलीज का वीएफएक्स डिपार्टमेंट भी है, उनके अलग है, तो वो तो आसानी से हो गया होगा। लेकिन बेहतरीन फिल्म बनी है, ग्रिपिंग है और ऑथेंटिक जितनी बनाई जा सकती है उतनी उन्होंने बनाई है। अनूप सोनी का कास्टिंग छोड़ के बाकी सबकी एक्टिंग बेहतरीन है जैसे मैंने बताया, और जो बैकग्राउंड म्यूजिक है विजू शाह का। अब फोटोग्राफी के लिए एक यूरोपियन मैरियो पोलजैक नाम का ये डीओपी सिनेमाटोग्राफर है, अब उसको बाहर से उन्होंने लाया है इस डीओपी के लिए, लेकिन विजू शाह को लिया। विजू शाह तो वैसे पुराना चावल है, अच्छी गाने उन्होंने दिए हैं, लेकिन उन्हें क्यों चूज़ किया, तो ये हमें बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने के बाद पता चलता है कि 81 के 90 तक का जो समय दिखाने के लिए जिस तरह का म्यूजिक चाहिए वो उन्होंने दिया है। और एक शिफ्ट ओवर भी है, सीन बदलते ही, फिल्म का टोन बदलते ही उन्होंने म्यूजिक का टोन भी बदला हुआ है। कुछ जगहों पर वो 80 और 90 वाला इफेक्ट देने वाला म्यूजिक, और कुछ जगहों पर एकदम सीरियस जहाँ पे थ्रिलिंग मोमेंट्स होते हैं। बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन विजू शाह ने दिया है, उन्हें ज़्यादा काम देना चाहिए और बहुत कुछ बाकी बचा है उन्हें म्यूजिक देने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स में अगर मैं कहूँ तो फिल्म बेहतरीन बनी है, ग्रिपिंग है, 1.5 घंटे की फिल्म है, बोर नहीं करती ऑडियंस को, और बहुत ऑथेंटिक बनी है। एडिटर ने काम एक नंबर किया है, मेलोड्रामा होने का चांस कहीं पे भी नहीं दिया है, क्योंकि कुछ जगह पर इमोशनल सीन्स है, उसका कन्वर्शन कहीं मेलोड्रामा में ना हो जाए, इसका प्रिकॉशन डायरेक्टर एडिटर ने लिया है, और ऐसे सीन्स को शायद काटा गया है। एक सीन ऐसा है जहाँ पे डायलॉग्स की जरूरत नहीं पड़ती, कि जब डीन विजय सिंह की, मतलब बॉबी देओल की बीवी जब मरती है तो उसका जो अस्थि का कलश है 81 में, 81 या 82 में उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके अस्थि के कलश का उसने विसर्जन नहीं किया है। और एंड में हम देखते हैं 8-9 साल के बाद, कम से कम 8-9 साल के बाद वो अस्थि कलश विसर्जन करते हुए हमें फिल्म के एंड में देखने को मिलता है, जब कालसेकर मर जाता है। तो ये सिर्फ सीन में, विजुअल्स में दिखाया, उसके लिए कोई डायलॉग्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो हम समझ जाते हैं कि उसने प्रण लिया है कि जब तक वो कालसेकर का खात्मा नहीं करेगा तब तक बीवी के अस्थि के कलश का विसर्जन नहीं करा। ये सिर्फ सीन्स के थ्रू दिखाया, सिर्फ विजुअल्स के थ्रू, कोई डायलॉग्स नहीं। कहने का मतलब है एडिटर ने बहुत बेहतरीन काम किया है, ये एक नंबर बनी हुई फिल्म है, ऑसम फिल्म है, और एक अलग एक्सपीरियंस देती है, एक इंटरनेशनल टाइप की फोटोग्राफी है, इसको एंजॉय कर सकते हैं। चलिए यहीं पे रुकता हूँ।